हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल चैम्पियंस एसएससी। आज की वीडियो हम एसएससी को एक्सपोज करने वाले हैं। एक्सपोज इन द सेंस हम देखने वाले हैं कि एसएससी क्वेश्चंस अपने कहाँ से पिक करता है, और ये क्वेश्चंस हम सारे सब्जेक्ट का देखने वाले हैं, जितने भी एसएससी में सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ सब मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ऐसे आप पूरा देख सकते हैं, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की। ठीक है, जीएस में पर्टिकुलरली साइंस की। साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है एनसीईआरटी से। ठीक है, साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ रीजंस क्या है आपके एनसीईआरटी को स्टडी करने के लिए। सबसे बड़ा रीज़न है इसका वेटेज। ठीक है, क्योंकि सीजीएल प्री 2022 में एवरेज 4 क्वेश्चन आए थे साइंस से, और वो भी साइंस में कौन सी बुक से, एनसीईआरटी से। अभी मैं आपको पूरा आगे दिखाऊंगा, एक एक चैप्टर एक एक पेज से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं। और पर शिफ्ट, ये मैं एक मतलब ओवरऑल पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज 4 क्वेश्चन पर शिफ्ट, मतलब एक क्वेश्चन में एक शिफ्ट में 4 नंबर आपके पक्के अगर आप एनसीईआरटी करके गए तो। ठीक है, सीजीएल मेंस 2022 की बात करें तो एवरेज 8 क्वेश्चन आए थे पर शिफ्ट में। ठीक है, मतलब 25 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 25 में से 8 आपके एनसीईआरटी से ही आ गए। सीजीएल 2023 प्री में 5 क्वेश्चन आए थे पर शिफ्ट में। ठीक है, सीजीएल मेंस 2023 में 7 क्वेश्चन आए थे पर शिफ्ट में। मतलब आप देख रहे हो कितना वेटेज होता है एनसीईआरटी का। 25 में से पहले 8 आए थे, अब 7 आए, फिर अगले साल, इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि 7 से 8 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इतना इनका वो रहता है, इससे नीचे ये नहीं जाते। ठीक है, प्री में इस साल कितने आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे साइंस से, सिर्फ साइंस से बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की। बाकी ज्योग्राफी वगैरह से भी पूछे जाते हैं, पर अगर हम बात करें तो साइंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर शिफ्ट में आते हैं इतने 6-6, 7-7 क्वेश्चन। और ये मैं जितने भी बात कर रहा हूँ, यहाँ सीजीएल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ सीजीएल की ही बात कर रहा हूँ, मैं सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, ठीक है, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, एमटीएस वगैरह, इन सब की बात कर रहा हूँ। सब में इतने इतने क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, आप लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करना ज़रूरी नहीं है, मतलब इग्नोर करना बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, बुक्स को प्रेफर करना है वीडियो लेक्चर से। एनसीईआरटी आपको पढ़नी कैसे है, आपको बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करना है वीडियो लेक्चर से। ठीक है, बुक्स ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। और आपको पढ़ना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, बुक्स को उठाने से पहले कोई भी शॉर्ट लेंथ की वीडियो देखनी है। ठीक है, जैसे एक चैनल है 10th का, और वो भी आपको वीडियोज़ भी कौन सी देखनी है एनसीईआरटी के लिए। जैसे आप 10th की एनसीईआरटी उठा रहे हैं, तो आप जो 10th को पढ़ाता है उसकी वीडियो देखनी है, वही शॉर्ट लेंथ वाली। मतलब आपको बस ओवरव्यू लेना है ऊपर ऊपर का, पूरे डिटेल में उनसे नहीं पढ़ना है। आज समझ में नहीं आया तो बात अलग है, बाकी समझ में आ रहा है तो आपको पूरा खुद ही पढ़ना है। बस ओवरव्यू लेना है ऊपर ऊपर से, इस चैप्टर में है क्या क्या। ठीक है, जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा मैराथन टाइप की वीडियो देख लीजिए। ठीक है, मैराथन वगैरह होती है ना, एकदम लंबी लंबी सी होती है, वो टाइप की देख लीजिए। तो ओवरव्यू जैसी चीज़ें देखनी है आपको, चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है, और ओवरऑल ताकि आपको आइडिया मिल जाए टॉपिक का। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है वेब पे। वेब पे जाइए, फिर पिनाकल उठा लीजिए। ठीक है, मेरे पास तो पिनाकल थी, मैं तो उसी से देख लेता था। तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या फिर आप वेब पे चलिए, वेब पे डाल दीजिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आप उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन कीजिए। फालतू में मतलब इधर उधर की चीज़ों का प्रिपरेशन कीजिए ही मत। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये दोनों चीज़ कर चुके हैं, मतलब आप वीडियो वगैरह देख चुके हैं, ऊपर का ओवरव्यू ले चुके हैं, ठीक है, और आपने क्वेश्चन भी देख लिए कौन कौन से आते हैं, अब आपको एनसीईआरटी उठानी है। और एनसीईआरटी आपको मतलब पूरा पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से मतलब ध्यान लगा के पढ़ना है, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड से बन जाता है क्वेश्चन। मैं भी आपको दिखाऊंगा, एक पेज से लगभग 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट पेज के चैप्टर से ही क्वेश्चन बन जाता है। एनसीईआरटी या फिर लूसेंट से आजकल काफ़ी कम क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर पूछते ही नहीं है, ना के बराबर। लूसेंट से अब कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता जीके जीएस में, तो लूसेंट तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। बाकी एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इससे बहुत ज़्यादा वेटेज आने लगा है आजकल। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक स्टार्ट कर देना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब प्रूफ की अगर हम बात करें तो ये ज्योग्राफी की बुक एनसीईआरटी की, और उसी में देखिए क्या पूछा है, अमंग द, अच्छा कलर चेंज कर लेता हूँ एक मिनट।
अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर विच इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, कि इन सब में से इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए, कोसी, सतलुज, रवि, ब्यास। यहाँ पे इसकी मतलब पूरी ट्रिब्यूटरीज दी गई है इंडस रिवर की, सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम। ठीक है, और कोसी के बारे में यहाँ दिया रखा है, जैसे ये कोसी लिखा है तो इसके बारे में यहाँ दिया रखा है। कोसी को किस नाम से जाना जाता है? सौरो ऑफ बिहार। ये आपने पहले भी देखा होगा और ये पूछा भी जा चुका है एक बार एसएससी के, को पता नहीं कौन से शिफ्ट में पूछा गया, लास्ट ईयर ही पूछा गया था ये। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन बना है। अब आप लोग सोचेंगे कि अरे क्वेश्चन कहाँ से बनता है, हमें तो पता ही नहीं चलता है। सीधे डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है, और कोई क्वेश्चन और कोई मतलब आपको सोर्सेज पे देखना ही नहीं है। एक पेज से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये बन गया, एक ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचनाद। ठीक है, पंचनाद के बारे में ये लिखा है, पंचनाद। ठीक है, पंचनाद इज अ नेम गिवन टू द 5 रिवर, मतलब 5 रिवर्स को नाम दिया गया पंचनाद, जैसे सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम। ठीक है, तो इसमें एक आपको अलग दिखेगा, इंडस रिवर। ठीक है, तो यही आंसर है, इंडस रिवर के अंदर ही आते हैं पंचनाद। आगे देखते हैं, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रीज इज एग्जिबिटेड बाय द अर्थपोर्ट। ठीक है, अर्थपोर्ट कौन सी सिमेट्री शो करते हैं, तो ये लिखा है अर्थपोर्ट है एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, आगे देखिए, स्पॉन्जेस बिलोंग टू फाइलम डैश ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है, स्पॉन्जेस कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे लिखा है फाइलम पॉरीफेरा फाइलम से कौन बिलोंग करता है? स्पॉन्जेस। ठीक है, और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द फाइलम निडेरियन ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? निडेरियंस, फॉर एग्जाम्पल कौन? कोरल्स। कोरल्स ही इसका आंसर है। विच फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमलिया इंक्लूड्स एनिमल्स सच एज हाइड्रोइम्सिया, फिसेलिया और कोरल्स। ठीक है, इसका आंसर है कॉलेंट्रेटा। कॉलेंट्रेटा, ये थोड़ा यहाँ पे हाइड हो गया है इसीलिए मैं आपको डिटेल में दिखा नहीं सकता, बाकी इसका यही आंसर है, यहीं से है। थोड़ा सा मेरे से मतलब मिस वो हो गया, थोड़ा मैंने गलत लगा दी क्वेश्चन। खैर, और ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये सारे प्रूवन है, आपको पता है, ये सब आपको पिनेकल में मिल जाएगा। ठीक है, ये 5th एडिशन की बुक है, मेरे पास भी यही है, आप देख सकते हैं। ये जितने एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर है वहीं पे आप जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, कुछ भी मतलब वैसे फैब्रिकेटेड नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, जेलीफिश आर एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम। ठीक है, अब यहाँ पे दिया रखा है जेलीफिश बिलोंग टू निडेरियंस। ठीक है, ये लिखा रखा है। उसी चैप्टर का ये एक पेज है और इसमें से 3 क्वेश्चन बन गए हैं, इतना वेटेज है एनसीईआरटी का। अब एक और क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डैश फाइलम आर आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, दे हैव डायरेक्टली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, एक पेज से दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, क्या है? द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस शो डैश ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही इसका आंसर है, टिश्यू ऑर्गन वाला। फाइलम एनेलिडा, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव बॉडी वॉल कंपोज्ड ऑफ बोथ सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर सराउंडेड अ मोस्ट सेलुलर कार्टिकल दैट इज सिक्रेटेड बाय एन एपिडर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स और कौन? एनेलिड्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, तो इसका एनेलिड्स आंसर हो जाएगा। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोपॉड, तो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोपॉड, स्कॉर्पियन वाला यहाँ पे पूछा गया है, तो ये स्कॉर्पियन इसका आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स करेक्ट अबाउट फाइलम एकिनोडर्मेटा, यहाँ पे लिखा है बायलेटरल सिमेट्रिकल कैलिमल्स। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, बी वाला, ये लिखा है सीलोम प्रेजेंट बायलेटरल सिमेट्री। ऑक्टोपस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम डैश, तो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का कौन कौन से हैं? पीला और ऑक्टोपस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मोलस्का। ठीक है, तो जितना भी हमने देखा, इससे हमें क्या पता चला कि 99% जो साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, साइंस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी से बनते हैं, और 1% जितने भी बनते हैं वो एकदम फालतू होते हैं। ठीक है, वो कुछ भी कैसे भी पूछ लेते हैं, कुछ भी मतलब वो जो कहीं से भी कैसे भी रिलेटेड ही नहीं है। तो जितने भी आप साइंस में आप पूरी चीज़ें मान लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं 99% एनसीईआरटी से बनते हैं। इससे एक चीज़ धरी आती बाहर, एक पेज से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? तो इससे एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और इसकी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है,
इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है, यही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है। और ये आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी बुक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको आएगा नहीं कुछ समझ में, ठीक है। और ये तो बात कर ली मैंने ये साइंस की, ठीक है। साइंस के बाद अब मैं बात करता हूँ और भी चीज़ों की। ये जो आपको QR कोड दिख रहा है ये ओवरऑल NCERT का है, ठीक है। NCERT के साइट पे जाएंगे आप, क्लास डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, वहाँ आपको NCERT मिल जाएगी। और NCERT में भी आपको सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है, ठीक है। कुछ चैप्टर छोड़ने हैं, कुछ बुक्स छोड़नी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे आपको चीज़ें अपलोड करके दे दूँगा सारी बुक्स की, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा तो मैं ऐसा कुछ कर दूँगा। तो हिस्ट्री के लिए तो आप ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है NCERT भी, पर हिस्ट्री के लिए आप कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और इन द सेंस, जैसे कि मैंने क्या किया था, वीडियोस देख ली थी, ठीक है। एक आती है, मतलब एक वो आती है PW की उड़ान, ठीक है। एक उड़ान करके एक ई बुक आती है PW की, फ्री रहती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हुई मेरे लिए, तो मैंने यही देख ली थी। NCERT में बहुत बड़ी बड़ी है ये, मतलब 200-300 पेजेस की है। एक ये 200 पेजेस की है, ये भी अराउंड 200 पेजेस की है, और ये 300 पेज की है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी NCERT है। और ये तो मतलब NCERT से तो बाहर कुछ आएगा ही नहीं। हिस्ट्री में भी आप हिस्ट्री पढ़ के जाइए, NCERT से बाहर कुछ नहीं आएगा हिस्ट्री में। बाकी उड़ान भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है, UPSC का कंटेंट है, पर UPSC से आप घबराइए नहीं। ये SSC के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, ठीक है। तो मैं इसका भी PDF आपको दे दूंगा, बस आप टेलीग्राम पे अगर कमेंट कर देंगे तो मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी ये इससे पूरा हिस्ट्री वगैरह हो जाता है, और ज्योग्राफी वगैरह हमें पूरा NCERT से करना है, ज्योग्राफी और साइंस वगैरह। और बाकी पॉलिटी भी हमें उड़ान से पूरी हो जाएगी, मतलब उड़ान और NCERT, इससे ज़्यादा आगे कुछ करना ही नहीं है। GK GS में सारी चीज़ें कवर हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, पॉलिटी की मैं बात करूँ, लक्ष्मीकांत करना चाहिए तो लक्ष्मीकांत भी काफ़ी अच्छी बुक है पॉलिटी के लिए। अब देखते हैं, हम बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में कुछ नहीं होता है, हर साल एक ही तरह के क्वेश्चन वो आते हैं, बस उसमें थोड़े से टफ आ जाते हैं, कभी कभी थोड़े इजी आ जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी बैच लेना है 100 घंटे तक का, ठीक है। कोई भी बैच लीजिए, और उससे पूरे बैच को कंप्लीट करने के बाद, मतलब जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, आइए इस पे पिनेकल पे आके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डेली प्रैक्टिस कीजिए हर दिन, ठीक है। तो जब आपका आधा सिलेबस हो जाए तब तो आप मॉक ही देना चालू कर दीजिए। मॉक आपको पता होगा, टेस्ट सीरीज जो होता है वो देना चालू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपको क्या होगा, स्पीड भी काफ़ी बढ़ती जाएगी। तो प्रैक्टिस करते जाइए मैथ्स के लिए, ठीक है। और हम 100 घंटे से ज़्यादा की क्लास लीजिए ही मत, तो सारी आपके लिए मतलब एकदम वेस्ट ऑफ टाइम रहता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है, सिर्फ आपको क्लासेस थोड़ा ना देखनी है। 100 घंटे तक की क्लास लीजिए, और जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ आके ये पिनेकल लगाइए, पिनेकल ले लीजिए आप, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है, वरना आप PDF चाहिए तो मेरे से बोलिए, मैं दे दूँगा, ठीक है। और बाकी रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो रीजनिंग में भी आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप ये कहते हैं पिनेकल उठाइए और लगाते जाइए। जो आपसे नहीं हो उससे जाके आप YouTube पे सर्च कर दीजिए, आपको बहुत सारी ट्रिक वगैरह भी मिल जाएगी, ठीक है। और आप समझ में भी आ जाएगा YouTube पे। तो रीजनिंग और मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस ही काम आती है, और कुछ काम नहीं आता, क्योंकि कंटेंट सेम ही रहता है, कुछ बदलता है नहीं हर साल। बस एक दो चीज़ें, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं उठपटांग से, ठीक है, और कुछ आता नहीं है एक्स्ट्रा। अब बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैं तो नीतू मैम की बुक से किया था, और एक बैच लिया था मैंने समुद्र मंथन रानी मैम का, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक समुद्र मंथन करके बैच आता है रानी मैम का यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे इनका मतलब एक ऐप है, उस पर आपको ये बैच मिल जाएगा, जिससे आपकी वोकैब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड तो इंग्लिश मीडियम से रहा है, तो मेरे को इतनी कुछ खास दिक्कत रही नहीं। बाकी इस समुद्र मंथन से आपकी वोकैब काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगी, ठीक है। और बाकी ग्रामर के लिए नीतू मैम की बुक बहुत मस्ट है, ये कर लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। बाकी ब्लैक बुक भी वोकैबलरी के लिए सही है, पर अगर आप समुद्र मंथन ले लेते तो ब्लैक बुक की ज़रूरत पड़ती नहीं है आपको कुछ खास, ठीक है। और बाकी उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये बुक पढ़ते जाइए, उसके साथ साथ ही आप मॉक लगाते जाइए, टेस्ट देते जाइए। जैसे ब्लैक बुक का एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, और एक और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो दोनों टेलीग्राम चैनल है। तो उस पर आपको फ्री के मतलब वो मिल जाते हैं मॉक, तो वहाँ जाके आप मॉक देते रहिए, ठीक है। आपको मतलब एक पॉल टाइप का, MCQ टाइप का मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको बस ऑप्शन टिक करना होता है, सही होता है तो टिक आ जाता है, ग्रीन आ जाता है, वरना रॉन्ग आ जाता है। तो उससे आप डेली प्रैक्टिस करते जाइए, तो उससे आपको क्या होगा, इंग्लिश और इम्प्रूव होते जाएगी,
तो बस एसएससी में और कुछ खास है नहीं, बस इतना सा ही है। इंग्लिश के लिए आप ये 2 बुक कर लीजिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें चाहिए स्पीड। क्योंकि रीजनिंग में होता क्या है, कुछ नहीं होता है। और मैथ्स के लिए आपको कोई भी एक कोर्स लेना है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते जानी है साथ साथ में, ठीक है। और बाकी ये सब मैं जीके जीएस के लिए बता ही चुका हूँ। इसमें लोग कन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि इसमें सोर्सेज क्या रहेंगे, ये कहाँ से पूछ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कहाँ से पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको पूरे सोर्सेज बता दिए है और वो प्रूफ के साथ बताया है कि इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको QR कोड दे चुका हूँ, ठीक है। ये QR कोड, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप, ये आपको ले जाएगा NCERT की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको सारे NCERT की बुक्स मिल जाएगी। और बाकी हिस्ट्री अगर एक बार तो फिर भी आप इस बुक को पढ़िए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है सारी बुक्स। ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है, पार्ट 1 आपको पता ही होगा, ये मीडिएवल और ये मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हिस्ट्री की बुक्स, इसीलिए मैंने आपको ये सब QR कोड लगा दिया है। बाकी आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा सारे। आपको NCERT में सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, ठीक है। तो आप चाहे तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर सकता हूँ, बस आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आधे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको बताया था मॉक्स देना है, ठीक है, चाहे आप टेक्स्ट बुक से दीजिए, ऑलिव बोर्ड से दीजिए या फिर कोई भी। अब तो खैर अड्डा 247 ने भी चालू कर दिया है, ठीक है। ये कितना 300-400 रुपये का इनका वो रहता है 1 साल का सब्सक्रिप्शन। तो कोई भी कहीं से भी मॉक दीजिए, मॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। लाइक कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ये फ्री है तो कर ही सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।